Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the MDCAT 2019 paper review HS. Let's start. Welcome students, this is Dr. Hamza Tanzir. Hope so all of you are fine and happy और अपनी MDCAT की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पास पेपर्स MCQs को डिस्कस कर रहे हैं 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी बायोलॉजी के पास पेपर्स हैं उनकी डिस्कशन चल रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियसली जो था वो 2018 का पेपर डिस्कस किया था और आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2019 का पेपर है UHS का MDCAT का। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सारा इज़ अ केमिस्ट्री स्टूडेंट who is carrying out an experiment between an alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be। कह रहे एक स्टूडेंट है जिसका नाम सारा है, वो केमिस्ट्री की स्टूडेंट है, वो लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके अंदर वो अल्कोहल का और एसिडिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवा रही है। तो कह रहा है कि बताओ कि किस तरह की प्रोडक्ट बन सकती है इस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में। ऑप्शन है ग्लाइकोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी है ग्लिसरॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों ने पढ़ी थी फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर, कि जो लिपिड्स आपके अंदर, लिपिड्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी आपने, एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। और आपने पढ़ा था कि जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन होती है और एस्टर फॉर्मेशन के साथ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से क्या होता है, लूज होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है एन एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल और एसिड का आपस में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और जब भी अल्कोहल और एसिड का आपस में रिएक्शन होता है तो एस्टर फॉर्मेशन के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स विच आर फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। कह रहे कि जो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग होती है विच आर फॉर्म्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बनाती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी प्रायोन्स एंड ऑप्शन डी क्रिस्टी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बहुत कॉमनली टर्म को जानते हो। एक टर्म थी सिस्टर्नी जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चरल यूनिट थे, और एक टर्म थी क्रिस्टी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टी का नाम दिया था। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस इज डैश विच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि वो मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होता है, मतलब CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होता है। ऑप्शन है एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी कोलिन एंड ऑप्शन डी फॉस्फेटिडिकोलिन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे पास कहाँ होता है, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये एक ऐसा MCQs है जो कि MDCAT के अंदर सबसे ज़्यादा पूछा गया रिपीटेडली। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहे कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में है लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं है। ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो तो है ही न्यूक्लियस का, कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता जबकि यूकैरियोट्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो डी भी न्यूक्लियस गई है, तो इसलिए यहाँ से जो ऑप्शन डी है इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ वाटर हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कह रहे कि अगर पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, हाउ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कह रहे किस तरह ये प्रॉपर्टी पौधों और जानवरों के लिए मददगार होगी। ऑप्शन ए with the release of large amount of water vapors a small amount of heat loss can take place. Option B with the release of small amount of water vapors a great amount of heat loss can take place. Option C it will keep their temperature very high. Option D no cooling effect with the release of even large amount of water vapors.
तो स्टूडेंट्स अगर वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब कि पानी अपने अंदर मैक्सिमम हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और लेस इवेपोरेट होगा। डेफिनेटली बात है, हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी इसको वेपोरेट करने के लिए, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन बी है, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। क्योंकि अगर पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होती है, हम हल्का सा हीट करते पानी सारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता, तो आपका जो टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो भी कम रिड्यूस होता है। इसलिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, कम इवेपोरेट होता है और लेकिन ज़्यादा हीट को क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है वहाँ से, क्योंकि वो तो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर गया। तो इसलिए ऐसे ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल सेक्रीशन। ये स्टूडेंट्स अपने माइंड के अंदर बिठा लो, रट्टा लगा लो, किसी भी तरह से इसको अपने माइंड के अंदर आपने फिक्स कर लेना कि जब भी सेल सेक्रीशंस की बात हो और आपसे पूछा जाए कि विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी ऑपरेटस है। ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा होगा, दैट इज गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, nowadays every newborn get regular shots of vaccine for polio. It contains dash for polio to make a child immune against this disease. कह रहे कि हम आजकल देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको पोलियो की वैक्सीन के शॉट्स लगाए जाते हैं जिससे इस बच्चे को पोलियो से बचाया जा सके। तो वो जो पोलियो के शॉट्स लगाए जाते हैं उसको उसमें क्या मौजूद होता है, वो ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन सी एंटीजेंस एंड ऑप्शन डी एंटी सीरम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब आपको जब भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि उसके अंदर डेड और वीक पैथोजेंस होते हैं, उसी डिजीज़ के पैथोजेंस के जो कि आप जिसके अगेंस्ट आपको क्या किया जा रहा होता है, वैक्सीनेट किया जा रहा होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है एंटीजेंस, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि जब भी आपको वैक्सीनेशन दी जाती है तो उसके अंदर डेड और वीक पैथोजेंस होते हैं, और डेड और वीक पैथोजेंस को क्या कहा जाता है, एंटीजेंस कहा जाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स दैट ऑक्यूपाई बाय चांस इज कॉल्ड, दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स के अंदर जो चेंज आता है और बाय चांस आता है उसे क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब चैप्टर एवोल्यूशन पढ़ा था तो आपने हार्डी वेनबर्ग थ्योरम पढ़ा था और उसके अंदर आपने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द जीन फ्रीक्वेंसी। तो उसके अंदर आपने एक टर्म पढ़ी थी जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसमें आपने ये लाइन पढ़ी थी कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, lipids contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates due to the presence of। कहने के जो lipids होते हैं उनके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है as compared to the same amount of carbohydrate। जैसे एग्जांपल है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर 4 किलो कैलोरीज होती है, जबकि 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर 9 किलो कैलोरीज होती है। तो इसका मतलब है कि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो क्यों है, ऑप्शन है high proportion of CH bonds, option B high proportion of CO bond, option C high proportion of oxygen and option D lower proportion of CH bonds। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लिपिड्स के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, डबल होती है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, क्योंकि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड की प्रोपोर्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन क्या होती है, कम। चूँकि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, देयरफॉर दे स्टोर double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates। Question number 10 है, the phase of mitosis in which sister chromatids move towards opposite poles। कह रहे कि वो माइटोसिस की कौन सी फेज है जिसके अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। ऑप्शन है एनाफेज, ऑप्शन बी मेटाफेज, ऑप्शन सी प्रोफेज एंड ऑप्शन डी टेलोफेज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एनाफेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर क्या होता है कि जो सेपरेशन होती है सिस्टर क्रोमैटिड्स की और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एनाफेज सबसे क्रिटिकल फेज होता है
माइटोसिस का या किसी भी सेल डिवीजन का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेपरेशन होनी होती है। अगर क्रोमोसोम्स कम या ज़्यादा हो जाएंगे तो जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट सिंड्रोम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टार्च इज प्रेजेंट in tubers, fruits and grains but absent in animal cells. Instead, animals have a substance stored in liver and muscles known as. कह रहा है कि जो स्टार्च होती है ये ट्यूबर्स के अंदर होती है, फ्रूट्स के अंदर होती है, ग्रेन्स के अंदर होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है। अब इंस्टेड एनिमल्स हैव अ सब्सटेंस, कह रहा है कि एनिमल्स के अंदर स्टार्च की बजाय एक सब्सटेंस होता है जो कि उनके लिवर और मसल्स में स्टोर्ड होता है। वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए गैलेक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिन और ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो मसल्स और लिवर के अंदर जो केमिकल स्टोर्ड होता है एनिमल्स के अंदर, वो कौन सा होता है? ग्लाइकोजिन होता है। तो एनिमल्स के अंदर जो एनिमल स्टार्च है उसको ग्लाइकोजिन भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, थिन फिलामेंट ऑफ मसल्स कंटेन डैश चेन्स ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। कह रहे कि जो थिन फिलामेंट होता है मसल्स का, जिसे क्या बोलते हैं? एक्टिन बोलते हैं। उसके अंदर कितनी चेन्स होती हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स की? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन 3 4 एंड ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज 2। तो जो एक्टिन होते हैं, जो हमारे थिन फिलामेंट होता है मसल्स का, उसके अंदर 2 एक्टिन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज द फिनोमिना विच ओनली इन्वॉल्व्स। कह रहे कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इस फिनोमिना के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ऑप्शन ए रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, ऑप्शन बी रिसेप्टर्स इफेक्टर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी ब्रेन रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स ब्रेन। जो स्टूडेंट्स हम जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं जो सडन होते हैं और इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और ये जो इन्वॉल्व होते हैं इस एक्शन के अंदर वो कौन कौन होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल इज। कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या है? ऑप्शन ए डीएनए फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन बी है एन आर्टिफिशियल डीएनए, ऑप्शन सी है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ऑप्शन डी है अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए मॉलिक्यूल है वो एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि मैसेंजर आरएनए से प्रिपेयर किया जाता है। मतलब मैसेंजर आरएनए से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू डीएनए बनाया जाता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज क्या? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ कम्पिटेटिव एंड नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। कह रहा है कि कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? ऑप्शन है फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ऑप्शन सी नॉन रिवर्सिबल इनहिबिशन एंड ऑप्शन डी रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो स्टूडेंट जो इन दोनों में चीज़ कॉमन है वो ऑप्शन डी है, रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने कहा था इनहिबिटर्स 2 तरह के होते हैं, नॉन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। जो नॉन रिवर्सिबल है उसकी तो फर्दर कैटेगरी नहीं थी, लेकिन जो रिवर्सिबल थे वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। तो इस लिहाज से जो कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव में चीज़ कॉमन है दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 16 है, Melson and Stahl transferred few bacteria grow in N15 medium to N14 medium for replicating their DNA. What would be the result after 2 rounds of replication? कह रहे कि आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन के बाद क्या रिजल्ट्स आए थे? ऑप्शन ए 100% हैवी डुप्लेक्स, ऑप्शन बी 100% हाइब्रिड डुप्लेक्स, ऑप्शन सी 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% हैवी डुप्लेक्स एंड ऑप्शन डी है 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% लाइट डुप्लेक्स। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्रोमोसोमल एंड डीएनए चैप्टर के अंदर जो मेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ये उसके रिजल्ट्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उसके रिजल्ट्स क्या थे। तो उसके रिजल्ट स्टूडेंट जो ऑप्शन डी में मेंशन है कि 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स आया था और 50% हमारे पास क्या आया था? लाइट डुप्लेक्स आया था। तो अगर हम उसके आफ्टर 2 राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में तो 100% क्या आया था? हमारे पास डुप्लेक्स आया था, हाइब्रिड डुप्लेक्स आया था। लेकिन जब हमने सेकंड राउंड किया था उसका, तो सेकंड राउंड में हमारे पास 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स आया था और 50% हमारे पास क्या आया था? लाइट डुप्लेक्स आया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एन एक्शन पोटेंशियल
द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द न्यूरॉन्स इंक्रीज ड्यू टू, कह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल के अंदर जो परमेबिलिटी होती है सोडियम आयंस की वो ज़्यादा हो जाती है, क्यों? ऑप्शन ए रीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी sodium ions forming an ionic bonding, option C the opening of sodium channels gate, option D the actions of acetyl choline esterase enzymes। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो सोडियम आयंस की जो परमेबिलिटी है, मतलब सोडियम आयंस की जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो कह रहे हैं कि उसकी वजह क्या है, उसकी मेन कॉज क्या है। जो हमारे पास ऑप्शन सी है, द ओपनिंग्स ऑफ सोडियम चैनल्स गेट, जब सोडियम चैनल्स या गेट ओपन होते हैं तो रशली फ्लो करता है सोडियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच सिचुएशन जीन्स आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस इन अ क्रोमोसोम। कह रहे हैं कि किस सिचुएशन के अंदर जो जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या नहीं होती, असॉर्ट नहीं होती। ऑप्शन है when genes are linked and their loci are close to each other, option B when some genes have mutated on the chromosome, option C when there are too many genes on a chromosome, and option D when genes are not linked and their loci are far apart। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन ए है, हमने पढ़ा था कि जो जीन लिंकेज का कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वायलेट करता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब अगर जीन्स जितनी ज़्यादा क्लोज्ड होंगी उनकी उतनी ज़्यादा जो असॉर्टमेंट है, उनके अगर जीन के जितने ज़्यादा लिंक्ड बने होंगे उनकी असॉर्टमेंट उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगी, वो ऑप्शन ए है व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोकाई आर क्लोज टू ईच अदर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश which are haploid cells eventually mature into spermatozoa mature sperm। कह रहे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कौन सा ऐसा सेल है जो कि हैप्लॉइड होता है, which are haploid cell eventually mature into spermatozoa जिसे mature sperms बोलते हैं। ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ऑप्शन सी स्पर्मेटिड्स एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटिड होता है ये हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल होता है जो कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू क्या, मैच्योर स्पर्म। तो इसलिए आपसे यहाँ पे जो ऑप्शन सी है स्पर्मेटिड, ये हमारे पास क्या होगी, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, कह रहे हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो कौन सी है। ऑप्शन है लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी सिस्टर्नी एंड ऑप्शन डी गोल्जी बॉडी। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है, ये हर दफ़ा तकरीबन एमडी कैट में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है वो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ प्लांट्स आर अरेंज्ड एज क्लस्टर्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन, द रिएक्शन सेंटर ऑफ दीज क्लस्टर्स कंसिस्ट ऑफ डैश मॉलिक्यूल। कह रहे हैं कि जो रिएक्शन सेंटर है ऑफ दीज क्लस्टर्स उसके अंदर क्या होता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी कैरोटीनॉइड एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो रिएक्शन सेंटर होता है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से जो यहाँ पे जो ऑप्शन मेंशन्ड है वो यहाँ पे क्लोरोफिल मेंशन्ड है, तो इस लिहाज से ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसिटाइलकोलिन एंड नोर एड्रीनालिन आर टू टाइप्स ऑफ डैश यूज इन आवर नर्वस सिस्टम। ऑप्शन है एंजाइम्स, ऑप्शन बी चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ऑप्शन डी हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन एंड नोर एड्रीनालिन ये हमारे पास दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में यूज़ होते हैं। अक्सर बच्चे नोर एड्रीनालिन से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हार्मोन्स भी हैं, लेकिन स्टूडेंट अगर आप स्टेटमेंट में देखो तो उसने नर्वस सिस्टम की बात की है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो इसलिए आपसे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द टाइप ऑफ एनर्जी reduced by the enzymes for biological reaction to occur is called। कह रहे कि एंजाइम्स किस टाइप ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए लाइट एनर्जी, ऑप्शन बी हीट एनर्जी, ऑप्शन सी एक्टिव एनर्जी एंड ऑप्शन डी एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो एनर्जी रिड्यूस्ड होती है बाय एंजाइम्स दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोकैरियोट्स
possesses small ribosomes to size। कह रहे कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होता है वो स्मॉल होते हैं, उनका साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 70s, ऑप्शन बी 65s, ऑप्शन सी 60s एंड ऑप्शन डी 40s। हेयर एस स्टैंड फॉर स्वीटबर्ड, ये आप लोग जानते हो। तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स का साइज कितना होता है? 70s, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इसका साइज कितना होता है? 80s। अब हमारे पास आएगा होमोजाइगस मीन्स। क्वेश्चन नंबर 25, होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? alleles in an organism, option B, two different alleles of a gene, option C, having two identical genes, and option D, having two identical alleles of a gene। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 होमोजाइगस की, तो होमोजाइगस का मतलब होता है हैविंग टू आइडेंटिकल alleles ऑफ अ जीन। अगर एक जीन की दो alleles आइडेंटिकल है तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। जैसे अगर हम कहते हैं ना कैपिटल ए स्मॉल है, दैट कंडीशन इज होमोजाइगस कि एक जीन है। जैसे हम कहते हैं राउंड सीडेड प्लांट, अगर एक राउंड सीडेड है तो उसके राउंड सीड की क्या हमारे पास जीनोटाइप होती है? कैपिटल आर, तो ये क्या होती है? होमोजाइगस। कि राउंड सीड की जो जीन है वो क्या है? होमोजाइगस है, क्योंकि इसकी एलील्स क्या है? आइडेंटिकल है। क्वेश्चन नंबर 26 है मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। कह रहे कि जितनी ज़्यादातर जो प्रोटीन्स है वो किससे बनी होती हैं? ऑप्शन है 10 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन बी 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड ऑप्शन डी 16 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स ये बात तो हम जानते हैं कि जो मोस्ट प्रोटीन्स होती हैं दैट आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपकी बुक की अंदर लाइन क्लियरली मेंशन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है द रूट ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी टू आउटसाइड ऑफ बॉडी इज। कह रहे कि वो बताओ, रूट बताओ कि किडनी से यूरिन किस रूट के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ऑप्शन है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ऑप्शन बी यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ऑप्शन सी किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड ऑप्शन डी किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑप्शन ए है किडनी, उसके बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाद अल्टीमेटली यूरेथ्रा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है इन जेनेटिक्स द टर्म लोकस रेफर्स टू द डैश ऑफ द जीन ऑन द क्रोमोसोम्स। कह रहे जेनेटिक्स के अंदर जो टर्म लोकस है वो किस चीज़ को, क्रोमोसोम जीन की किस चीज़ को वो डिस्क्राइब करती है? ऑप्शन ए पोजीशन को, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन सी कॉपी को एंड ऑप्शन डी इन्वर्जन को। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि लोकस को हमेशा लोकेशन या पोजीशन से याद किया जाता है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स की पोजीशन होती है या लोकेशन होती है दैट इज कॉल्ड देयर लोकस। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन द डैश ऑफ सेल्स। कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे पास होती है इन द डैश ऑफ सेल्स। सेल्स के किस हिस्से में? ऑप्शन है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे पास सेल्स के किस पार्ट में होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमारे पास एक ऐसा सेल का एरिया है जहाँ पे क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल X कैपिटल H X स्मॉल h is married to hemophilic male, ठीक है, X small h Y, what will be the ratio of presence of hemophilia in the children? Select the best answer from the given condition। उसने आपको एक कंडीशन दी है। उसने कहा है कि एक कैरियर फीमेल है और मेल इफेक्टेड है, तो बताओ उनके बच्चों के अंदर हीमोफीलिया की क्या रेशियो होगी। अगर स्टूडेंट्स हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास क्रॉस में क्या आएगा? X कैपिटल H X स्मॉल h, X कैपिटल H Y, उसके बाद X स्मॉल h X स्मॉल h X स्मॉल h और Y। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो 50% जो उसका हमारे पास, जैसे इसके 4 बच्चे अगर लेट्स सपोज हैं, ठीक है, तो उनमें से 2 तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 2 में से एक लड़का अफेक्टेड है और एक लड़की अफेक्टेड होगी। देख रहे थे ऑप्शंस में क्या? 100% all females and males are will be hemophilic. No, females have 50% chances of getting hemophilic and male will be 100% hemophilic. Option C है carrier females 25,
हीमोफिलिक फीमेल 25% नॉर्मल मेल्स एंड 25% हीमोफिलिक मेल। ऑप्शन डी है फीमेल्स एंड मेल्स बोथ हैव 50% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफिलिक। लेकिन स्टूडेंट्स आपने अभी जो क्रॉस का रिजल्ट देखा था, आपने जब इसे क्रॉस किया तो मैंने क्या बताया था कि 25% हीमोफिलिक फीमेल होंगी, 25% हमारे पास क्या होगा हीमोफिलिक मेल होंगे, उसके बाद 25% नॉर्मल मेल होंगे, 25% नॉर्मल फीमेल्स होंगी। तो इस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अ डिजीज कॉज्ड बाय ग्रेजुअल ब्रेक डाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एल्वोलाइज। कह रहे हैं कि एल्वोलाई की ब्रेक डाउन की वजह से जो डिजीज होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी एस्थमा, ऑप्शन सी एम्फिसीमा एंड ऑप्शन डी ब्रोंकाइटिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एल्वोलाई की वॉल्स की ब्रेक होने से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एम्फिसीमा, और ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस आर कॉल्ड। कह रहे कि वो सब्सटेंस जो कि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट मतलब टेम्परेचर जो होता है उसका वो इंक्रीज कर दे, उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है एंड्रोजेंस, ऑप्शन बी पायरोजेंस, ऑप्शन सी पेप्सिन एंड ऑप्शन डी प्रायोन्स। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पायरोजिन एक ऐसा केमिकल होता है जो कि सेट टेम्परेचर ऑफ हाइपोथैलेमस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर is isolated from bacteria thermus equistic because कह रहे कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर जो है वो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसे थर्मस एक्विस्टिक बोलते हैं। क्यों? ऑप्शन ए इट कैन वर्क एट हाई स्पीड, ऑप्शन बी इट कैन विथस्टैंड विद हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इट कैन विथस्टैंड लो डीनेचरेशन टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमने थर्मस एक्विस्टिक बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिया था। इसलिए ऐसा जो ऑप्शन बी है इट कैन विथस्टैंड हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कह रहे कि इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिस्टम, इनमें से ऐसा कौन सा फोटो सिस्टम है जो कि इन्वॉल्व है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो कि दो तरह की फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जो नॉर्मली हो रही होती है वो नॉन साइक्लिक हो रही होती है, जिसके अंदर फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व होता हो, 1 भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पे शिफ्ट होते हैं तो सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन किया फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 एंड 2 एंड फोटो सिस्टम 3। तो स्टूडेंट्स वी नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट, फोटो सिस्टम 1। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच हार्मोनल पेयर वुड मेंटेन द एंडोमेट्रियम एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। यानी इनमें से कौन सा हार्मोन्स का पेयर है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है ताकि उसके ऊपर आके क्या अटैच हो, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो। ऑप्शन है luteinizing hormone and progesterone, option B estrogen and progesterone, option C estrogen and follicle stimulating hormone and option D luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। बट स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन थिकनेस करवाता कौन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन उसको मेंटेन काम करना किसका होता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये वो हार्मोन का पेयर है जिसका काम मेंटेन करना होता है एंडोमेट्रियम वॉल को ताकि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो सके यहाँ पे आके। क्वेश्चन नंबर 36 है, द थिक फिलामेंट इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ। कह रहे हैं कि हमारे पास जो थिक फिलामेंट होता है इन अ मायोफिब्रिल ऑफ मसल्स आर मेड अप ऑफ, तो ये किससे बना होता है थिक फिलामेंट। ऑप्शन है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी एक्टिन एंड ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मसल्स फाइबर जो होते हैं उसके अंदर 2 फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट होता है वो मायोसिन होता है और जो थिन फिलामेंट होता है वो एक्टिन होता है। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन बी है मायोसिन, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ अ सीक्वेंस इन डीएनए इज CCCTAGAG देन व्हाट वुड बी द सीक्वेंस इन मैसेंजर आरएनए आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। कह रहे कि अगर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, साइटोसिन साइटोसिन साइटोसिन, थायामीन एडेनिन, गवानिन एडेनिन, गवानिन, तो
आरएनए के ऊपर इसका सीक्वेंस क्या होगा? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइटोसिन के सामने क्या आता है? ग्वानिन। तो 3 तो ग्वानिन होंगे। थायामीन के सामने क्या आता है? एडेनिन, तो एडेनिन आएगा। ग्वानिन के सामने, एडेनिन के सामने क्या आता है? थायामीन, लेकिन यहाँ पे यूरासिल आएगा। ग्वानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन। एडेनिन के सामने क्या आएगा? थायामीन, लेकिन आरएनए तो वहाँ पे यूरासिल आएगा। और ग्वानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन। तो इस लिहाज से हमारे पास स्टूडेंट्स ऑप्शंस में ए ऑप्शन है ना, इट इज़ मोर करेक्ट एंड रेलिवेंट। GGGAUCUC। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन कीमियोस्मोसिस द प्रोटॉन हाइड्रोजन पंप्स मूव फ्रॉम। कह रहे हैं कि कीमियोस्मोसिस के अंदर जो हाइड्रोजन होता है आयंस, ये पंप करता है कहाँ से कहाँ? ऑप्शन है स्ट्रोमा टू ल्यूमिन, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म टू स्ट्रोमा, ऑप्शन बी ल्यूमिन टू स्ट्रोमा, एंड ऑप्शन डी स्ट्रोमा टू साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से वो बाहर जाता है हाइड्रोजन, तो हम ये कह सकते हैं कि ल्यूमिन टू स्ट्रोमा, ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि कीमियोस्मोसिस क्या है? ये लाइट रिएक्शन है, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात हो रही है, और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन आयंस पंप होते हैं फ्रॉम ल्यूमिन टू स्ट्रोमा, मतलब इनर टू आउट जाते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर जाता है वो। तो वो ल्यूमिन से कहाँ जाता है? स्ट्रोमा में जाता है, फिर वहाँ से रिवर्स बैक आता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सब यूनिट्स फॉर स्पिंडल फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश फेज। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, इनके जो सब यूनिट्स होते हैं, वो जो इंटरफेज है उसकी किस फेज के अंदर उनकी सिंथेसिस होती है? ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी M फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, एंड ऑप्शन डी S फेज। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जो G2 फेज है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। तो यहाँ पे जो G2 फेज है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। कह रहा है कि कितने ATP के मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो जाते हैं एक ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन करने के लिए ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस की 2 फेज हैं, प्रेपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रेपरेटरी फेज है उसके अंदर 2 ATP यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 2, ये हमारे पास क्या होगी? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 2 ATP यूटिलाइज होते हैं प्रेपरेटरी फेज के अंदर हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 है, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज टू। कह रहे हैं कि जो कैल्शियम आयंस का फंक्शन है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वो क्या है? पोलराइज विजिबल लाइट, एड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव, बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव फ्रॉम क्रॉस ब्रिज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो कैल्शियम आयंस हैं ये जाकर बाइंड होते हैं किसके साथ? ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होकर इसको क्या करते हैं? उसको मूव करवाते हैं। तो स्टूडेंट इस लिहाज से जो ऑप्शन सी हमारे पास है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कैल्शियम आयंस की तो बाइंडिंग ही ट्रोपोनिन के साथ होती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ नहीं होती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। कह रहे कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? Offsprings according to the resources available, less offsprings than supported, offsprings to create resources, more offsprings than supported। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑप्शन ए है offsprings according to the resources available, क्योंकि डार्विन क्या कहता है कि आपको इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है, आपको नेचर सेलेक्ट करती है। नेचर के पास जितनी अडेप्टेबिलिटी, जितनी स्पेस होती है वो उतने ही लोगों को सेलेक्ट करेगी, बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। तो इसलिए जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उतने ही ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 है, अ पर्सन हु वाज मैरिड टू हिज कजन एंड बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। कह रहा है कि एक पर्सन है उसकी शादी अपनी कजन से होती है और दोनों जो हैं वो हेटेरोजाइगस हैं फॉर सिकल सेल एनीमिया। अमंग देयर 4 किड्स व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट्स। कह रहे कि हमारे पास एक पर्सन है उसकी शादी हुई है अपनी कज़न के साथ एंड बोथ आर हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया के लिए हेटेरोजाइगस है, मतलब हेटेरोजाइगस से मुराद है कि उनके पास जो एलील्स हैं जीन्स की वो क्या हैं? आइडेंटिकल नहीं है।
अमंग देयर 4 किड्स, उनके अगर 4 बच्चे होते हैं तो व्हाट विल द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट, तो जो होमोजाइगोट होगा वो इफेक्टेड होगा। तो बताओ उनके 4 बच्चों में से कितने बच्चे जो हैं वो इफेक्टेड होमोजाइगोट्स होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, कैपिटल ए स्मॉल ए मेल भी और कैपिटल ए स्मॉल ए फीमेल भी। अब इनका क्रॉस करवाओ, कैपिटल ए ये होमोजाइगोट हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए ये हेट्रोजाइगोट हो गया, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर स्मॉल ए, तो इसके अंदर 50% होमोजाइगोट्स हैं और 50% हेट्रोजाइगोट है। तो उसने पूछा है व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगोट, तो 50% जो होमोजाइगोट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इफेक्टेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, द मेजर फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स इज टू, कह रहे हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं उनका सबसे मेजर फंक्शंस क्या होता है। ऑप्शन है डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, रिलीज हेपेरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स हमारे पास क्या करते हैं, इट रिलीज हेपेरिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ये क्या करते हैं जहाँ पे पैथोजेंस और वाइट सेल्स के आपस में फाइट हो रही होती है कि वहाँ पे हेपेरिन को रिलीज करते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो और मैक्सिमम ब्लड वहाँ पर आए जिसकी वजह से उन पैथोजेंस को किल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच एंजाइम इज एडमिनिस्ट्रेटिंग टू द पेशेंट ऑफ सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो स्किड डिजीज है ये उन बच्चों में होते हैं जिनके अंदर एडीए एडिनोसिन डी अमाइनेज की डेफिशिएंसी होती है। तो डेफिनेटली बात है जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उनके अंदर उसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिंग करवाया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, ऑप्शन बी है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ऑप्शन सी है बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंड ऑप्शन डी है बीटा लैक्टोमेज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन ए है एडिनोसिन डी अमाइनेज, ये हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे क्योंकि इनके अंदर जेनेटिकली ये एंजाइम्स क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें डिजीज होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 46 है, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन विदाउट वेस्कुलर सप्लाई, कह रहे हैं कि नीचे का आपको एक डायग्राम दिखाई गई है नेफ्रॉन की जिसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई नहीं है। व्हाट इज द मीन ऑफ पार्ट सी, कह रहे हैं यहाँ पे जो सी पार्ट है उसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट्स इसने लेबलिंग पूछी है आपसे, तो स्टूडेंट्स वी नाउ जो ऑप्शन सी है यहाँ पे दैट इज डिस्टल टिब्यूल्स। यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स, डिस्टल टिब्यूल्स या लूप ऑफ हेनले, तो दैट इज डिस्टल टिब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनसाइड ओवरी प्राइमरी oocyte डिवाइड थ्रू फर्स्ट meiotic division forming 2 haploid cells, secondary oocyte and, कह रहे हैं कि ओवरी के अंदर जब oogenesis होती है तो जो प्राइमरी oocyte है वो डिवाइड होता है पहली मियोसिस की डिवीजन के बाद एक जो होता है फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल, सेकेंडरी oocyte 2 सेल बनाता है, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ऑप्शन ए ओवा, ऑप्शन बी ओगोनियम, ऑप्शन सी फॉलिकल सेल्स और ऑप्शन डी पॉलर बॉडीज। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि oogenesis के अंदर एक ही एग सेल की फॉर्मेशन होती है, रिमेनिंग जो बनती है वो क्या बनती है, पॉलर बॉडीज। तो जब मियोसिस 2 होती है तो जो हमारे पास फर्स्ट मियोसिस होती है उसके अंदर प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte एंड क्या बनती है, पॉलर बॉडी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस, कह रहे हैं कि जो ट्रांसजेनिक माइस होते हैं, चूहे जिनका उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड किया होता है, वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा हेयर्स, ऑप्शन बी अ ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी प्रोटीन रिच मिल्क एंड ऑप्शन डी प्रोटीन रिच मीट। तो स्टूडेंट्स हम ट्रांसजेनिक माइसिस को मोस्टली यूज करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन प्लांट विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक थ्रू सीड ट्यूब्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर किस शुगर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सोर्स टू सिंक। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी स्टार्च। तो स्टूडेंट्स वी नाउ डैट कि लीफ के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, देन उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, और देन वो जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक किसके थ्रू होती है, सुक्रोज के थ्रू होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओवुलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट, कह रहे हैं इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है किसे, ओवुलेशन को फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टूडेंट्स वी नाउ डैट कि जो ओवुलेशन है ये कौन सा हार्मोन करवाता है, LH, एंड LH स्टैंड फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो इस लिहाज से जो ऑप्शन
सी हमारे पास है, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कह रहे हैं इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है न्यूक्लियोटाइड की। ऑप्शन ए एडिनोसिन, ऑप्शन बी NAD, ऑप्शन सी ATP एंड ऑप्शन डी गुआनिन। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो ATP है, ATP इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ATP, ADP, AMP ये तीनों जो है ये एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ की, न्यूक्लियोटाइड्स की। अगर आप स्टूडेंट्स के माइंड में NAD आ रहा है तो ये एग्जाम्पल है कोएंजाइम की, ठीक है। लेकिन जो ATP है इट इज़ एन अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, 4 plants are present in different environment condition. Plant A is present in warm climate with continuous rainfall. Plant B is present in a cool forest. Plant C is present in warm climate with little breeze, while plant D is present in warm climate with high wind speed. Which one of the above plant will have high rate of transpiration? कह रहे कि आपके पास 4 प्लांट है, ठीक है, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में पड़े हुए हैं। प्लांट ए जो है वो एक वार्म क्लाइमेट में पड़ा, लेकिन यहाँ पे बारिशें काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। प्लांट बी प्रेजेंट है कूल फॉरेस्ट के अंदर, ठंडे जंगल के अंदर, उसके अंदर भी ह्यूमिडिटी होगी, इसकी तब भी नहीं होगा। प्लांट सी जो है एक वार्म क्लाइमेट में, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। जबकि प्लांट डी प्रेजेंट है एक वार्म क्लाइमेट में, लेकिन वहाँ पे हाई स्पीड ऑफ विंड है। तो आपने पढ़ा था कि जो विंड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। तो इस लिहाज से जो प्लांट डी है यहाँ पर जो क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कैप्सिड द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ अ वायरस इज मेड अप ऑफ डैश सब यूनिट्स नाउन एज कैप्सोमर्स। कह रहे हैं कि जो कैप्सिड है ये प्रोटेक्टिव कोट होता है वायरसेस का, ये बना होता है किससे, प्रोटीन सब यूनिट से। और इन प्रोटीन सब यूनिट्स को स्टूडेंट्स क्या नाम दे रहे होते हैं, कैप्सोमर्स। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, DNA, RNA, प्रोटीन और लिपिड्स। तो हम जानते हैं कि जो कैप्सिड जो प्रोटीन कोट है, प्रोटेक्टिव कोट है वायरस का, ये बना होता है किससे, प्रोटीन सब यूनिट्स है, जिन्हें क्या बोला जाता है, कैप्सोमर्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश इम्पल्स ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। कह रहे कि अगर स्टिमुलेशन जो है वो अबव है डैश इम्पल्सेस ट्रेवल टू द ब्रेन along the sensory neuron, recovery period, option B resting period, option C action period and option D threshold। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है तभी जाके वो अपना लिमिट क्रॉस करती है। तो कह रहे हैं कि इफ स्टिमुलेशन इज अबव थ्रेशोल्ड इम्पल्स थ्रेशोल्ड, फिर क्या होगा कि इम्पल्स ट्रैवल करेंगे टू द ब्रेन अलोंग द सेंसरी न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, क्योंकि ये बुक की लाइन उसने उठाई है क्लियरली नर्व इम्पल्स में से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा, डी थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 55 है, द कोवेलेंट बॉन्ड और ब्रिज बिटवीन टू मोनोसेकेराइड टू फॉर्म अ डाइसेकेराइड इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि दो मोनोसेकेराइड्स के बीच में एक जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक बॉन्ड एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ऑप्शन डी होगा, दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ। कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए क्लस्टर्स, ऑप्शन बी spherical or curled up ball, option C long strands of fibrils and option D flat and coiled chains। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। अब आप पूछ रहे हैं कि जो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किस फॉर्म में होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 जो आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये हमारे पास लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रिल्स। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि टैक्सोनॉमी का काम होता है कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी जो हायरार्की है वो ठीक है। स्पीशीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीशीज, जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। स्पीशीज, जेनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम।
तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आपने जो पढ़ा किंगडम फाइलम क्लास, आपने क्या पढ़ा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? स्पीशीज, जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और उसके बाद क्या आएगा? किंगडम। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है किंगडम, उसके बाद क्या आता है? फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनस, जेनस के बाद स्पीशीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, द प्लाज्मिड PBR322 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फॉर। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी एम्पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन एंड ऑप्शन डी डॉक्सीसाइक्लिन एंड एम्पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि प्लाज्मिड PBR322 जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है रेजिस्ट करने की किस चीज़ को? एम्पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेजल्स कंटेन सेमी ल्यूनर वेल्व्स। कह रहे कि कौन सी ब्लड वेजल ऐसी होती है जिसके अंदर सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स बोलते हैं वन वे वेल्व्स। ऑप्शन ए आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स या आर्टरियोल्स। तो हम जानते हैं कि जो वेन्स होती हैं इनके अंदर क्या अवेलेबल होते हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज। कह रहे कि ह्यूमंस का जो मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन है? अमोनिया, यूरिया, अमोनियम, यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हम थ्रू यूरिन क्या रिमूव करते हैं? यूरिया फ्रॉम बॉडी। तो जो मेन एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया इन ह्यूमंस। वाटर एंड मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा to cell of cortex, endodermis, pericycle and then to sap in the xylem wall. This is also known as। तो स्टूडेंट्स अगर जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर दी है उसने तो डेफिनेटली ये जो पाथवे होगा ये कौन सा पाथवे होगा? सिम्प्लास पाथवे होगा। तो ऑप्शन ए है वैक्यूलर पाथवे, एपोप्लास पाथवे, सिम्प्लास पाथवे या मिनरल एब्जॉर्प्शन पाथवे। तो वी नाउ डैट जहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा को यूज करते हुए वाटर एंड मिनरल्स मूव करते हैं फ्रॉम रूट्स टू जाइलम दैट इज सिम्प्लास पाथवे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, if 15 micrometer size object is observed under light microscope using 5x eyepiece and 50x objective, its magnified image size will be। अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ की मैग्निफिकेशन पावर हम कैसे निकालते हैं? उसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और उसका जो क्या होता है आई पीस होता है उसकी पावर को मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम बात करें तो 5 × 10 ये कितना होगा? 50। अब 50 गुना बड़ा साइज नजर आएगा किसका? 1500 माइक्रोमीटर साइज ऑब्जेक्ट का। अगर इस 15 माइक्रोमीटर ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? 50 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो स्टूडेंट दैट इज 750 माइक्रोमीटर। तो जो 15 माइक्रोमीटर साइज का जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम उसको एक ऐसी लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे जिसके अंदर 5x जो आई पीस होगा, 10x उसका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, तो वो हमें 750 माइक्रोमीटर का साइज का नजर आएगा उसके अंदर। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 63 है, अ पर्सन गॉट एन इन्फेक्शन, ही बिकेम इल बट देन ही सर्वाइव्ड, व्हाट डू यू थिंक विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी ही वुड बी डेवलप्ड? एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट इज नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। उसे इन्फेक्शन हुआ, उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई और वो रिकवर्ड हो गया, तो ये नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी है। क्वेश्चन नंबर 64 है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस in nucleotide are of two types, purines and pyrimidine. The purines bases are, purines में कौन कौन सी बेसिस होते हैं? एडेनिन, गवानीन एंड साइटोसिन, गवानीन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड गवानीन एंड एडेनिन एंड थायमिन। हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो प्यूरिन्स होती हैं डबल रिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है? एडेनिन और गवानीन। जो पायरिमिडीन होती है ये सिंगल रिंग होती है जिसके अंदर थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सी है एडेनिन एंड गवानीन that is correct for purine basis, option C. Question number 65 है, the process in which a complementary copy of the code from a gene is produced by RNA polymerase in the nucleus। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री कोड बनाते हैं जीन का RNA polymerase की मदद से इन द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी प्रूफ रीडिंग एंड ऑप्शन डी डीएनए एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जिसके अंदर हम
जीन्स की कॉपी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है। और अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो वो कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, अमंग फॉलोइंग विच सेलुलर ऑर्गेनेली contains circular DNA similar to those found in bacteria। कह रहे कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना सर्कुलर डीएनए है, जिस तरह बैक्टीरिया के पास होता है। लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि दो ऐसी ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके पास अपने डीएनए होते हैं, ठीक है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। इस लिहाज से जो ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, द फॉलोइंग फ्लो चार्ट depicts the steps of Calvin cycle. Which option according to you fits in as the correct answer of the missing step? कह रहे आपको डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम के अंदर स्टेप्स हैं कैल्विन साइकिल के, बट एक स्टेप के अंदर कुछ मिसिंग है। आप बताओ स्टेप के अंदर क्या आएगा। ऑप्शन है पायरुवेट, ऑप्शन बी हाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी राइबोलोज बिसफॉस्फेट एंड ऑप्शन डी ऑक्सैलो एसीटेट। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी राइबोलोज बिसफॉस्फेट, RUBP। ऑक्सैलो एसीटेट तो आता था क्रब साइकिल्स के अंदर, ठीक है। तो जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, लार्ज लिम्फ वेजल्स अल्टीमेटली फॉर्म लार्जर लिम्फ डक्ट्स विच ड्रेन इनटू लिम्फ इनटू। ऑप्शन ए कैरोटिड एंड आयोटा, सब क्लेवियन आर्टरी, वेना केवा एंड आयोटा, सब क्लेवियन वेन। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो लार्ज लिम्फ वेसल होती है ये अल्टीमेटली लिम्फ को ड्रेन करती है किसके अंदर, सब क्लेवियन वेन के अंदर। तो ऑप्शन डी, ये बहुत दफा एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जीरोफाइट्स हैव स्मॉल थिक लीव्स टू। कह रहे हैं कि जीरोफाइट्स के जो लीव्स होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। ऑप्शन है हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर, limit water loss by increasing the surface area, help them survive in salty environment, limit water loss by reducing the surface area। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि इनका क्योंकि ये अपना वार्निंग कम लॉस करना चाहते हैं और सरफेस एरिया भी कम रखना चाहते हैं, इसीलिए जीरोफाइट्स हैव स्मॉल थिक लीव्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है, पैसिव प्रोसेस फॉर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन आर। कह रहे हैं कि जो पैसिव प्रोसेस है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन वो कौन सा है। ऑप्शन है ऑस्मोसिस एंड फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी पाइनोसाइटोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑप्शन डी डिफ्यूजन एंड एक्सोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट जो पैसिव प्रोसेस है ना वो इसमें ऑप्शन सी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दोनों ऐसे प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है, ड्यूरिंग द G2 फेज। कह रहे हैं कि G2 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर इज डुप्लीकेटेड, द क्रोमोसोम आर लेफ्ट विद only one chromatid, energy is stored for chromosomes movement and mitotic, specific proteins are produced, specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated। तो स्टूडेंट्स वी नाउ डेट कि G2 फेज के अंदर क्या होता है कि एनर्जी स्टोर की जाती है फॉर क्रोमोसोम्स मूवमेंट एंड माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स ट्यूबुलर आर प्रोड्यूस, और स्पेसिफिक प्रोटीन जो होती है माइटोसिस की वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड ड्यू टू। कह रहे कि इंस्पायरेशन के दौरान जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो इंक्रीज होती है किस वजह से। ऑप्शन है द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायग्राम, रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंक्रीज प्रेशर या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, हमारे पास हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे हमारा जो एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और आउटसाइड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन डी बचेगा कि कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ द मसल्स ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब डायफ्राम का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी हमारे पास जो एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगा, अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है, अ स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग मिस्टेकनली इनगल्फ द टॉक्सिक कंपाउंड ए which was a potent inhibitor of a certain enzyme. He was immediately brought to the hospital
where doctor injecting intravenously substances B to minimize the toxic effect of compound A. His life was saved from serious damage. The treatment method shows that compound A was dash inhibitor. Option A non-competitive inhibitor, option B irreversible inhibitor, option C temperature sensitive inhibitor and option D competitive reversible inhibitor. तो स्टूडेंट आपने जब पढ़ा था competitive inhibitor के बारे में तो आपने ये पढ़ा था कि जो competitive inhibitor होते हैं इनके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग सबस्ट्रेट। तो अगर एक पेशेंट ने टॉक्सिक सब्सटेंस लिया वो एंजाइम्स के लिए इनहिबिटर था लेकिन वो फिर भी रिवर्स हो गया उसका इफेक्ट, तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या दिया उसको, उन्होंने इसको कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का ये इफेक्ट होगा ट्रीटमेंट मेथड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायसैकराइड। कह रहे हैं कि इनमें से कौन जो है वो एग्जाम्पल है डायसैकराइड्स की। ऑप्शन है स्टार्च, लैक्टोज, फ्रुक्टोज या ग्लाइकोजन। तो स्टूडेंट्स को जो लैक्टोज होता है ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो इसमें चूंकि दो शुगर्स होती है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डायसैकराइड, ऑप्शन बी। इन ग्लाइसिन आर इज रिप्लेस्ड विद, कह रहे हैं कि ग्लाइसिन के अंदर जो आर है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, इथेन के साथ, फैटी एसिड्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ या मीथेन के साथ। तो हमने पढ़ा था कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं अगर ग्लाइसिन है उसके अंदर आर रिप्लेस होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल corresponds to the sequence of nucleotides on messenger RNA for that protein. If reading frame of messenger RNA for a human protein is 993 nucleotide, including a stop codon at the end, how many amino acids would be incorporated into the polypeptide chain? कह रहा है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर, वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है ऑन द मैसेंजर आरएनए। कह रहा है कि इफ रीडिंग फ्रेम ऑफ मैसेंजर आरएनए, कह रहा है मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक रीडिंग फ्रेम है उसके ऊपर 993 न्यूक्लियोटाइड्स है। कितने हैं, 993 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ऑफ स्टॉप इंक्लूडिंग अ स्टॉप कोडोन एट द एंड। तो कह रहा है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है ना वो एक कोडोन कहलाता है और वो एक अमाइनो एसिड्स को एनकोड करता है, ठीक है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो एक अमाइनो एसिड होगा। अब अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे ये भी कहा है कि एक स्टॉप कोडोन भी है, तो वो स्टॉप कोडोन तो कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, वो तो 3 निकाल दो, तो पीछे बचे 990। अब हम 990 को 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने बताया कि 3 न्यूक्लियोटाइड ने एक अमाइनो एसिड बनाना है। तो अगर जब हम 990 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, 330। तो जो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे दैट इज करेक्ट आंसर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी लॉजिकल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 77 है ब्लड ग्रुप ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की। ऑप्शन ए कंप्लीट डोमिनेंस, ऑप्शन बी रिसेसिव एलील्स की, ऑप्शन सी कोडोमिनेंस एंड ऑप्शन डी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर दोनों चूंकि शो हो जाते हैं ए बी और बी बी, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 है एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन parental DNA would become completely dispersed and that each strand of all the daughter molecules would be the mixture of old and new DNA. This is called as, कह रहे कि जब रेप्लिकेशन होती है तो जो पेरेंट का डीएनए होता है would became completely dispersed, वो डिस्पर्स हो जाता है and that each strand of all the daughter molecules would be the mixture of old and new DNA. This is called as, option A dispersive idea, conservative ideas, disruptive ideas या सेमी कंजर्वेटिव आइडिया। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशंस के हाइपोथेसिस को, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर है हमारे पास वो कौन सा होगा, दैट इज डिस्पर्सिव आइडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स वी ऑल आर नाउ अबाउट इट कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 है अमंग फॉलोइंग्स डैश एंजाइम इज नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि HIV के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइगेज, ऑप्शन बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ऑप्शन सी RNA पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी DNA पॉलीमरेज। तो स्टूडेंट्स वी नाउ दैट
Reverse transcriptase is an enzyme which is naturally found in HIV. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके बायोलॉजी के एमसीक्यूज से 2018 यूएचएस के पेपर के। होप्स हो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को अच्छे से सुना होगा, इनके लॉजिक्स को, इनके कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज किया होगा। उम्मीद है कि आप अपने आने वाले एमडी कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।